नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी को होना बाकी है। तो जिनका भी पेपर बाकी है, आज उन सभी साथियों के लिए टॉप 50 जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में ऐड किया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स और जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारा सब कुछ आपको करा दिया है। अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें लिमिटेड क्लासेस हैं। उन क्लासों को देख लेना जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, बाकी है आने वाले दिनों में, यानी इन दिनों में होने वाला है। आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे बहुत ही कम समय में, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी शिफ्टों के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि पहला क्वेश्चन आपका है कि देखिए, रेजिडेक्स सूचकांक इनमें से किसके साथ जुड़ा है। यानी ये जो इंडेक्स होता है सूचकांक रेजिडेक्स, ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो याद रखना, ये जो रेजिडेक्स सूचकांक है आपका, ये मकान की कीमत से जुड़ा हुआ है साथियों। ठीक है, याद रखना, मकान की जो कीमत होती है, मकान की कीमत से जुड़ा हुआ ये सूचकांक होता है रेजिडेक्स सूचकांक। ये एसएससी जीडी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपका, पहले भी पूछ चुका है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार पर निर्भर करती है। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार जो है ये किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर अभी किस दिन को होने वाला है और किस शिफ्ट में है। देखिए, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी, तो करेक्ट आएगा पाली भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पाली भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह, ठीक है, या आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। आपको बताना है साथियों, इनमें से कौन सा विद्रोह है या आंदोलन है जो कि बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। देखिए, सन्यासी विद्रोह भी बंगाल में हुआ था, चुआर विद्रोह भी बंगाल में हुआ था, पागलपंथी विद्रोह भी बंगाल में ही हुआ था, लेकिन बघेरा विद्रोह, यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो बघेरा विद्रोह है ये तो बड़ोदरा में हुआ था ना, बड़ौदा में, गुजरात के ये बड़ोदरा जिसको अभी आप बोलते हैं, जिसको पहले बड़ौदा के नाम से जाना जाता था। तो ये बघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ करता था, या माफ करना हुआ था। तो बघेरा विद्रोह ये बंगाल में नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। यानी ये जो नगर आपको देख रहे हैं चार, इनमें से वो कौन सा नगर है जो कि भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक में निकट में स्थित है। तो देखिए, सिंगापुर जो है ना साथियों, सिंगापुर ये भूमध्य रेखा के सबसे निकट में स्थित है, सर्वाधिक निकट स्थित है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय इनमें से कौन सा निकाय संसद कहलाती है। तो भाई देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय विधायिकी, देखिए केंद्रीय विधायिकी निकाय जो होता है ना, वो संसद कहलाती है। तो ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर विधायिकी आएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय डैश, ये जो रिक्त स्थान है, कौन सा निकाय है जो संसद कहलाती है। तो भाई विधायिकी निकाय। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, विधायिकी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं। देखिए, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा सांप, स्नैक। देखिए, कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, पूछा है कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं। तो सांप करेक्ट आएगा, स्नैक। आगे देखिए, शिशु में प्रत्येक लक्षण डैश के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। तो शिशुओं में जो प्रत्येक लक्षण होते हैं वो साथियों पिता एवं माता, याद रखना, पिता एवं माता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। केवल पिता मत करना, यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र नहीं डीएनए पूछा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पिता तथा माता दोनों के। ठीक है, किस सुल्तान के काल में
खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो भाई वह सुल्तान कौन थे जिनके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? देखिए करेक्ट आएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ठीक है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो भाई सल्तनत काल के जो सिक्के थे टंका, ससगानी एवं जीतल ये किन धातुओं के बने होते थे, ये आपको बताना है। देखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी और तांबा के। ऑप्शन नंबर ए चांदी और तांबा करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है बारहमासा की रचना किसने की? बारहमासा की रचना किसने की थी? तो बारहमासा की रचना जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। आपको बता दें इस क्लास में मैंने स्टैटिक के क्वेश्चन थोड़े कम लिए हैं क्योंकि स्टैटिक के जब से क्लास शुरू हुआ है तब से मैं करवा रहा हूँ। 10-12 क्लास आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ स्टैटिक जीके का। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है स्टैटिक के अलावा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को मैंने आज की इस वीडियो में ज़्यादातर ऐड किया है, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे एसएससी जीडी 2025 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भर भर के स्टैटिक जीके करवाए हैं। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख या मुख्य विशेषता क्या थी? ध्यान से देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो थी भू राजस्व। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व। बेग समय आलेख का क्षेत्रफल इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो भाई बेग, देखिए बेग समय आलेख का जो क्षेत्रफल है वो दूरी को प्रदर्शित करता है। याद रखना साथियों, डिस्टेंस को, दूरी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी को। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसको विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है? जैसे उत्तरी अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं। बताइए इनमें से किस चीज को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका में इसको हरिकेन कहा जाता है। तो भाई चक्रवात को। हरिकेन क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है। सिंपल सा लॉजिक था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? देखिए निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो करेक्ट आएगा पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा पूंजीवादी। निम्न में से कौन सा स्थल है जो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो साथियों इनमें से कौन सा स्थल है भाई जो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? देखिए करेक्ट आएगा मेहरगढ़। याद रखिए मेहरगढ़ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बताना है तो सूर्य के सबसे नजदीक में आपका बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने राज्यों में समुद्र तट है? भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है ये आपको पूछा जा रहा है। तो समुद्र तट पूछा है, स्थलीय भूमि नहीं बताया। स्थलीय भूमि पूछेगा तो 7 आएगा। यहाँ पर भारत के कितने राज्य हैं जो माफ करना भारत के राज्य पूछे हैं ना, माफी चाहते हैं। देखिए देश नहीं राज्य, कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो 9 राज्यों में। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें समुद्र तट हैं। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे साथियों मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो साथियों देखिए रेयॉन जो होता है ना भाई ये निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है। ये काष्ठ लुगदी से याद रखना। देखिए रेयॉन एक निर्मित फाइबर होता है। रेयॉन एक निर्मित फाइबर है जो सेल्यूलोज से बनाया जाता है, जो लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त होता है, यानी जिसको काष्ठ लुगदी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो भाई जो धातु होगा उसी को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि जस्ता एक धातु है, जिंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है? यानी इनमें से कौन सी घटना है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं घटती है? तो देखिएगा यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बन डाइऑक्साइड का
कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण, ये तो साथियों प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। बाकी देखिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये भी सही है। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। यही आपका आंसर होगा, गलत ही चुनना था आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो भाई यह जो साबित होता है वो किस अभिलेख से साबित होता है? तो याद रखना रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। देखिए वह स्रोत कौन सा है साथियों, यह आपको बताना है। याद रखना मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो जो है, याद रखिए यह वह स्रोत है, ठीक है, जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्रह्मांडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो याद रखिए यहाँ करेक्ट आएगा गुप्त वंश ने, ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु, देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये आसपास स्थित होते हैं किसके? तो भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो जलवायु होती है ये सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये आसपास स्थित होते हैं भूमध्य रेखा के, ऑप्शन नंबर डी राइट आएगा। देखिए दक्षेस यानी सार्स आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो भाई दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक इसके क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ध्यान से देखिएगा। तो किसी कंपनी के डिबेंचर धारक जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं? तो भाई लेनदार होते हैं साथियों, लेनदार, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, लेनदार। करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और कम मूल्य नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और उससे कम मूल्य के जो नोट होते हैं वो कौन जारी करता है? देखिए करेक्ट आएगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा एक स्थल है जो मध्य पाषाणकालीन नहीं है। तो गणेश्वर यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है, ये आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? यानी महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वो किस टाइटल से, उसका शीर्षक पूछा जा रहा है, जो कि है रज्मनामा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, रज्मनामा। देखिए सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं साथियों आपको। तो सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में जो घूमने वाला ग्रह है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा यूरेनस, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यूरेनस। देखिए मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से ये किसका भाग है? तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार का, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? तो भाई ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है, जो कि होगा आपका वर्धमान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, वर्धमान। याद रखिएगा ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर यानी महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे साथियों, याद रखना ये। और ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का जो नाम था वो क्या था, वही पूछा जा रहा है, करेक्ट आएगा वर्धमान, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित किस नदी पर विशेष अधिकार नहीं दिया गया है? तो सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को झेलम नदी का, याद रखना झेलम नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया है साथियों, याद रखना सभी साथियों को, ठीक है। आपको बता दें, देखिए ये जो 3 पश्चिमी नदियां हैं साथियों, सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका जो नियंत्रण है ये पाकिस्तान को दिया गया है, याद रखना। आगे देखिए जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो भाई देखिए जप्ती प्रणाली जो है ये शेरशाह सूरी की उपज थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम है? तो इनमें से वो कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीयमान अधिकतम है? याद रखिएगा पेट्रोल का। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों से सरोकार नहीं रखता है? तो निर्वाचन आयोग जो है ना, देखिए पंचायत का जो चुनाव होता है ये निर्वाचन आयोग इसमें अपना सरोकार नहीं रखता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के चुनाव, राज्य विधायिका के चुनाव, इन सभी में सरोकार जो है यह हाथ आपका
निर्वाचन आयोग का ही होता है, पंचायत के चुनाव में नहीं होता है। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद यानी आर्टिकल 76 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पादप उत्तक को वृद्धि उत्तक भी कहा जाता है? तो भाई इनमें से कौन सा पादप उत्तक है जिसको वृद्धि उत्तक भी कहा जाता है? याद रखिए केवल मेरिस्टेमेटिक उत्तक को। मेरिस्टेमेटिक उत्तक करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जवाबित का संबंध किससे था? तो भाई जवाबित का संबंध किससे था ये पूछा जा रहा है, तो ये राज्य के कानून से। देखिए इसके बारे में बता दें आपको, धर्मनिरपेक्ष कानून है एक जवाबित, जो औरंगजेब ने धर्मनिरपेक्ष फरमान जारी किया जिसे जवाबित कहा जाता है। ठीक है, ये मुगल काल से संबंधित है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो भाई ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो थी कंधार को लेकर। ऑप्शन नंबर बी कंधार करेक्ट आएगा। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो भाई दो अस्पा सिंह अस्पा जो प्रथा है इसको साथियों जहांगीर ने शुरू किया था, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी जो ये प्रथा है ये मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मराठा भूराजस्व प्रथा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को इसका क्या कहते हैं? देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को इसका त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, त्वरण। आगे देखिए, वायु इनमें से किसके बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। तो देखिए यहाँ डैश जो रिक्त स्थान है वहाँ पर दाब आएगा। वायु दाब के बीच, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ दाब आएगा। वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्लियर है, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एक ऑप्शन छुप गया है, ये रहा चारों ऑप्शन। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत है, ये आपका गलत है। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर डी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल गलत है और आपको गलत ही चुनना है, तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, HDR में मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था 1997 में, याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, याद रखिएगा। ठीक है, ये 1997 में शुरू किया गया था, याद रखना। समय सीमा से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना को, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू होती है और ये 78 में ही समाप्त हो जाती है, जबकि इसको 79 में समाप्त होना था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? देखिए ज्वालामुखी का जो कप या कटोरा आकार का मुख होता है इसको क्रेटर कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी क्रेटर। चलिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका पेपर अभी कब है और किस शिफ्ट में है। ये क्लास कैसा लगा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।